देखो बेटा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है आपके सिलेबस में बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से है ये यूनिटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसका नाम बेटा क्या नाम है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बेटा? यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है बेटा। तो यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि इस यूनिवर्स का बैकबोन, एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स सिर्फ किसके कारण है? ग्रेविटेशन के कारण है। हालांकि कमाल की बात यह है कि जो बेस है वह फोर्स सबसे वीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सबसे वीक होती है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स है, दैट इज द बेस, मींस बैकबोन ऑफ द क्या बेटा? यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स उसका बेस है ये। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा न्यूटन ने जो दिया था वो किसको स्टडी करने के बाद दिया था बेटा? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आफ्टर स्टडी द केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, न्यूटन विल गिव्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या दिया था बेटा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। लेकिन कब दिया था? प्लीज ये नोट करना जो मैं बता रहा हूं, किसके बाद दिया था? केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करने के बाद। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करने के बाद न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। लेकिन बेटा यहां एक शब्द आता है यू, पहले हमें इसका पता होना चाहिए यू है क्या। ग्रेविटेशन क्यों करें? ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़े होगा 9th 10th में। गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में आकर्षित बल, मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन क्या होता है मेरे बेटा? ग्रेविटेशन जो शब्द है, इस शब्द का मतलब है बेटा, क्या मतलब था बेटा? मैंने द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन एनी टू बॉडीज, बिटवीन एनी two bodies of the universe, between any two bodies of the universe। यूनिवर्स की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। अरे भाई यही तो आधार है इस संसार का। ओके, तो बेटा ये क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड, इसका नाम क्या लिखें बेटा? इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन होता है बेटा। और यही कारण है कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना? यस, यही कारण है कि भाई रिवॉल्यूशन हो रहा है बेटा। तो यहां अब स्टेटमेंट आएगी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। कि स्टेटमेंट क्या है? देखिए बेटा, आता है पेपर में कि स्टेट द, क्या बोला था इसने भाई? ये दो, ये मान लीजिए, क्योंकि बेटा पीछे हमने एक टॉपिक कराया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टू सिस्टम, ए पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। एक सिस्टम में दो पार्टिकल, एक भारी और एक हल्का। मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ होता है? भारी की तरफ होता है। इसका मतलब सारी चीज किसके अराउंड घूमेगी? सन, क्योंकि सन भारी है। सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ रहेगा? सन की तरफ रहेगा। दैट्स व्हाई ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब बेटा ये कहता है, देखिए कि भाई ये दो प्लैनेट है, एक ये प्लैनेट है बेटा जिसकी मास m1 है, और एक ये प्लैनेट है बेटा, या दो बॉडी बेटा हम ये ले लेते हैं, मास m2, और इनके बीच में जो सेंटर है, इनके बीच सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बेटा? r है। कितना बेटा? r। तो ये कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2, और बाय में क्या आएगा बेटा? r स्क्वायर, बाय r स्क्वायर। यही आपने स्टेटमेंट लिखनी है। अभी यहां क्या लिखोगे बेटा? कि इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। अरे भाई यू पेन है, यू छोड़ दे, इसकी मास क्या है? m1, और अर्थ क्या है? m2, छोड़ दिया, अट्रैक्ट हो गया।
ये मास m1 है और अर्थ नीचे जो वो क्या है m2 है, छोड़ दोगे तो कहां जाएगा, क्योंकि अर्थ किसकी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है बेटा, तो क्या लिखा है, क्या लिखोगे इसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इट स्टेट दैट, क्या आएगा बेटा, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बेटा, बिटवीन एनी टू बॉडीज, बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ मासेस, जिनकी मास क्या बेटा, ऑफ मासेस m1 एंड m2 इज डायरेक्टली है बेटा, किसके डायरेक्टली है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके बेटा, प्रोपोर्शनल टू द, किसके बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मास की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड और क्या बेटा, इनवर्सली है। देखिए बेटा, एक तो ये है डायरेक्टली m1 इंटू m2 के, दूसरा बेटा ये क्या कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या लिखेंगे, एंड क्या आएगा बेटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, किसके बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस किसके बीच में, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम या बिटवीन दीज टू बॉडीज। ये बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों नाम दिया बेटा, मैंने बताया कि ये क्या बेटा, आधार है, सारे यूनिवर्स का आधार है। एक छोटे पार्टिकल को छोड़ दोगे नीचे आएगा, बारी पार्टिकल उसको अपनी तरफ, मींस हैवी ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, क्योंकि बेटा क्या करता है वो, अट्रैक्ट, क्या करेगा, अट्रैक्ट, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड क्या बेटा, ग्रेविटेशन। क्या होती है वो, ग्रेविटेशन। एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये था बेटा, ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट, यहां से ये स्टेटमेंट आ गई। चलो, जब इसने ये बात बोल दी भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, हमने स्टेटमेंट लिख ली, आपने ये कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। चलो बेटा ठीक है, इसको हटा दें, इसको हटा गया तो कांस्टेंट लग गया, तो इसको हटाओगे तो क्या लग गया, कांस्टेंट कैपिटल G लग गया, तो यो m1 और यो m2 बटे में r स्क्वायर। बेटा ये जो कैपिटल G है यो क्या है, कौन सा लॉ करे थे आप, ग्रेविटेशनल, तो ये कौन सा कांस्टेंट बन गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम बन गया बेटा, यस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम अभी आया था, अभी करे आपने, क्या नाम है, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एक और बन गया। हेलो, इसका नाम एक और बन गया, क्या बन गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बन गया बेटा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट। और कमाल की बात सुनो ध्यान से, इस यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में, चाहे चांद पर जाओ, चाहे सूरज पर जाओ, चाहे बृहस्पति ग्रह पर जाओ, कोई से प्लेनेट पर चले जाओ, इस कैपिटल G की वैल्यू फिक्स है, सेम है। तो कैपिटल G क्या लिखा बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। तो ये जो वैल्यू है बेटा इसकी G की जो वैल्यू है वो है 6.67 10 की पावर -11। क्या है बेटा, 10 की पावर -11। लेकिन यूनिट का गणित कैसे निकलेगी, अब यूनिट कैसे आएगी बेटा, देखना कैसे आएगी यूनिट। G रख लो, F एज इट इज, F की क्या, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे मास की केजी, तो केजी की पावर 2, ऊपर जाओगा केजी की पावर -2, तो क्या होगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आएगी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और भाई यू कौन सा कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट कराया था ना, कौन सा है, डायमेंशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसका डायमेंशन फार्मूला है। कौन सा कांस्टेंट है बेटा, यो डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट वो होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला हो लेकिन वैल्यू कांस्टेंट हो, ये है बेटा।
चलिए, लेकिन कमाल की बात है, ला किसने दिया था? ला किसने दिया था? यो है, किसने दिया था भाई? न्यूटन ने दिया था। अरे ग्रेविटेशन का लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने। किसको स्टडी करने के बाद? केपलर्स के लॉ को स्टडी करने के बाद दिया था। लेकिन बेटा इस कैपिटल जी की वैल्यू न्यूटन ने को नहीं दी, हेनरी क्वेंडिस ने दी। किसने दी बेटा? हेनरी क्वेंडिस ने दी। तो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, ये जो वैल्यू है बेटा इसकी, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज given by हेनरी क्वेंडिस, वाज गिवन बाय हेनरी क्वेंडिस। और कब दी? 1798 में दी थी। और क्या यूज करे था? टोर्सन बैलेंस, बाय यूज ऑफ द टोर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस को यूज करके इसने इसकी वैल्यू दी थी बेटा, कैपिटल जी की वैल्यू जो है। याद रखना, ला तो दिया था किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन इसकी जी की वैल्यू किसने दी थी? हेनरी क्वेंडिस ने दी थी 1798 में। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ, ये जो जी है ये वेक्टर है, स्केलर है? क्या बेटा? यो स्केलर। जी क्या बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक और ध्यान रखना है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बेटा, अभी बोला था, किसका बेस है? पूरे यूनिवर्स का। लेकिन बेटा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल भी होता है। कहां? यदि डिस्टेंस किससे कम रह जाए? 10 की पावर -9 मीटर से कम रह जाए। यदि डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आप क्या ले रखा बेटा? आपने आर ले रखा। आर क्या रह जाए? लेस देन 10 की पावर -9 मीटर है। इसको क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में यदि डिस्टेंस किस तक कम रह जाए? 10 की पावर -9 मीटर से कम रह जाएगा, तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ है बेटा, ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है, विल बी फेल्ड। क्या बोले हैं? न्यूटन लॉ बेस है पूरे संसार का। यस बिल्कुल है। लेकिन दो पार्टिकल के बीच में यदि डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बनती। कौन सी बन रहा है? अरे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सी होती है बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। और जो दो प्रकार की होती है, एक एडहेसिव और एक कोहेसिव फोर्स। क्लियर है?